नमस्कार, मैं हूं वैशाली गोगिया और आप देख रहे हैं न्यूज ढानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ और दीर्घकालिक विकास का महत्वपूर्ण स्तंभ है। बजट 2026-27 पर कृषि और ग्रामीण परिवर्तन विषय पर वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि सरकार ने कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इस साल खाद्यान्न, दलहन और तिलहन की रिकॉर्ड पैदावार हुई है। रसायन मुक्त और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है और निर्यात पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। पीएम मोदी ने कहा है कि लगभग 10 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि प्राप्त हुई है और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के दावों का निपटारा भी किया गया है। उन्होंने लगभग 9 करोड़ किसान पहचान पत्रों को डिजिटल करने का भी उल्लेख किया। बजट के बाद वेबिनार के जरिए काजू, नारियल, चंदन, अगरवुड, बादाम हो, अखरोट और चीड़ जैसे फसलों की क्षमता को भी पहचान कर उच्च मूल्य वाली कृषि को बढ़ावा देना है। इस दौरान आयोजित सत्रों में पशुपालन मूल्य श्रृंखला में निजी क्षेत्र के निवेश को और अधिक उद्यमिता, मत्स्य पालन के लिए जलाशयों और अमृत सरोवरों के एकीकृत विकास पर चर्चा होगी। साथ ही स्वयं सहायता उद्यमों के माध्यम से ग्रामीण महिला उद्यमियों को निर्मित उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने के लिए बढ़ाने पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। साथियों, आप सभी जानते हैं, कृषि, एग्रीकल्चर, विश्वकर्मा, ये सब हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। एग्रीकल्चर भारत की लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट जर्नी का स्ट्रेटेजिक पिलर भी है और इसी सोच के साथ हमारी सरकार ने कृषि सेक्टर को लगातार मजबूत किया है। करीब 10 करोड़ किसानों को 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक की पीएम किसान सम्मान निधि। कोटा हाड़ौती संभाग के लिए एक बड़ा विकास कार्यक्रम 7 मार्च को शंभुपुरा स्थित न्यू ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट स्थल पर आयोजित होगा, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी शिरकत करेंगे। इस अवसर पर कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का शिलान्यास और साथ ही में नौनेरा वृहद पेयजल योजना और परवन अकावद वृहद पेयजल योजना के लिए भूमि पूजन भी होगा। तो वहीं 507 करोड़ रुपए की लागत वाले एयरपोर्ट में 1000 यात्री क्षमता वाली 20,000 वर्ग मीटर टर्मिनल, 3,200 मीटर लंबा रनवे और A321 श्रेणी विमानों के लिए 7 एप्रन वे भी होंगे। जल जीवन मिशन के तहत नौनेरा परियोजना से कोटा बूंदी के 749 गांव और 6 कस्बों के 1,13,287 परिवारों को पानी मिलेगा, जबकि परवन अकावद परियोजना से 12, कोटा और झालावाड़ के 1,402 गांव और 276 ढाणियों के 1,52,437 परिवारों को हर घर जल उपलब्ध होगा। ये दोनों ही परियोजनाएं कई कार्यकारी पैकेजेस में विभक्त है, जिसमें जलाशय हो, पंप हाउस, पाइपलाइन और हर घर जल संबंध जैसे काम शामिल हैं। कार्यक्रम में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू भी मौजूद होंगे। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही के दौरान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सदन से ही एक अधिकारी को निलंबित करने का ऐलान कर दिया। शुक्रवार को विधानसभा की कार्यवाही के दौरान डेगाना विधानसभा क्षेत्र के सरकारी राजकीय विद्यालयों में दरी पट्टियों की खरीद से जुड़ा मामला उठा है। इस बारे में डेगाना के विधायक अजय सिंह किल्लक ने दरी खरीद का मुद्दा उठाते हुए मंत्री से सवाल पूछा, जिस पर मंत्री मदन दिलावर ने इसके बाद न सिर्फ उन्हें उत्तर दिया बल्कि सदन से ही कार्यवाही भी कर दी। डेगाना विधायक अजय सिंह किल्लक ने सदन में दरी खरीद का मामला उठाते हुए सवाल किया था कि मुझे मंत्री जी के जवाब में बताया गया कि विधायक कोष से डेगाना विधानसभा क्षेत्र में विद्यालयों के लिए कुल 399 दरिया वितरित की गई, लेकिन अधिकारियों ने आपस में ही झूठ बुलवाया। भेरुंडा में 171 दरिया खरीदी जानी थी, लेकिन 104 ही खरीदी गई, जो कि नहीं बांटी गई और उनकी कीमत 5 लाख से ज्यादा है। विधायक ने कुछ और भी उदाहरण दिए, पूछा कि क्या इसमें गड़बड़ घोटाला हुआ है।
विधायक के सवाल का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री दिलावर ने पिछली कांग्रेस सरकार पर भी हमला कर दिया और कहा, विधायक ने सही सवाल उठाया है, इसमें बड़ा गोलमाल हुआ है। दरी पट्टियों का खेल पुरानी सरकार में भी हुआ था। कांग्रेस के राज में राजकीय धन की लूटपाट हुई है, मैं इसकी पूरी जांच करवाऊंगा। मिर्धा जी ने सिफारिश की थी कि दरी पट्टियां स्कूलों में दी जाए, लेकिन देखो खेल चलता है। दरी पट्टियों की जगह फर्श खरीदे गए और वो फर्श भी स्कूलों में जो 228 तक, जो रिकॉर्ड के हिसाब से 228 तक पहुंचे, अभी 171 फर्शों का भी पता नहीं है वो कहां गए। इस पे बड़ा घालमेल हुआ है। राजकीय धन की लूटपाट हुई है कांग्रेस के राज में। मैं इसकी पूरी जांच कराऊंगा और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करूंगा। है कि एक दरी की कीमत भी मैं बताना चाहता हूं, 8,370 की एक दरी इन्होंने बताई है। मैं मंत्री जी से मेरा आग्रह है कि जब स्पष्ट प्रमाण है और जानबूझकर मोटा कमीशन प्राप्त करने के लिए दरियां कम वितरित की गई है, तो मेरा आपसे आग्रह है कि 3 दिनों में ही पूरी वित्तीय स्वीकृतियां जारी कर दी गई है, ना इसका टेंडर कराया गया है। स्कूलों में जबरदस्ती दरियां वितरित की गई है। जिन अध्यापकों ने, प्रधानाध्यापकों ने दरियां लेने से मना किया, उनका डेगाना के तत्कालीन विधायक विजयपाल मिर्जा ने ट्रांसफर भी करा दिया, उसका भी मेरे पास में प्रमाण है। इसमें भ्रष्टाचार की बुआ आती है। अब खबर जयपुर से है। नागरिक सुरक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट का शुभारंभ शुक्रवार को पंत कृषि भवन के सभा कक्ष में आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि ये वेबसाइट नागरिक सुरक्षा सेवाओं, स्वयंसेवकों और आमजन के बीच एक सशक्त सेतु का काम करेगी, जिससे कि पारदर्शिता बढ़ेगी, समन्वय बेहतर होगा और युवाओं को सेवा के अवसर भी मिलेंगे। इस वेबसाइट पर विभाग के विजन, मिशन, योजनाएं, प्रशिक्षण कार्यक्रम, संगठनात्मक ढांचा, पंजीकृत स्वयंसेवकों की जानकारी, नागरिक सुरक्षा कंपेडियम, वार्षिक रिपोर्ट, नवीनतम आदेश और आपदा से निपटने के दिशा निर्देश उपलब्ध होंगे। इसमें भीषण लू, बाढ़, शीतलहर, भूकंप, चक्रवात, युद्धकालीन आपात स्थिति, हवाई हमले, अग्नि दुर्घटना और ब्लैकआउट जैसी स्थितियों में क्या करें और क्या ना करें, ऐसी कई सारी जानकारियां भी शामिल है। प्रशिक्षण शिविर, मॉक ड्रिल, जन जागरूकता कार्यक्रम और आपातकालीन नंबर, अधिकारियों की संपर्क सूची भी इसमें सम्मिलित है। इससे विभाग की कार्यक्षमता बढ़ेगी और आम नागरिकों के लिए डिजिटल भरोसेमंद साथी तैयार होगा। इस अवसर पर राज्य मंत्री ओटाराम देवासी, अतिरिक्त मुख्य सचिव भास्कर ए सावंत और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान गोविंद सिंह डोटासरा ने चिकित्सा मंत्री से सवाल किया कि 2.25 साल के कार्यकाल के दौरान उनके विभाग की ओर से कितने शिलान्यास हुए हैं और क्या बिना किसी लिखित आदेश के भवनों का उद्घाटन किया जा सकता है। जिसके जवाब में मंत्री गजेंद्र सिंह ने कहा कि मेरे विभाग में अधिकारियों को सूचना दी गई है कि जनप्रतिनिधि के अलावा किसी का भी नाम शिलान्यास और लोकार्पण पट्टी में नहीं जाएगा। इस पर अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा, मेरे क्षेत्र में ऐसी घटना हो चुकी है। जब मैं निर्वाचित प्रतिनिधि था तो उनके इलाके में हारे हुए विधायक उम्मीदवार का नाम लिखा गया था, जिसे उन्होंने सही करने की आवश्यकता बताई। उन्होंने सभी अधिकारियों से ये सुनिश्चित करने को कहा है कि भविष्य में ऐसे आयोजनों में केवल जीतने वाले विधायक या निर्वाचित प्रतिनिधि का ही उल्लेख किया जाए। इसमें मैं भी 4-5 बार से हूं। मेरे क्षेत्र में तो इससे भी एक कदम आगे बढ़ गए कि मेरे विधायक रहते हुए जो प्रत्याशी था उसका नाम भी लिखा गया। लेकिन अब जो व्यवस्था है, मैं ऐसा व्यवस्था दे रहा हूं और जो पिछले अध्यक्ष ने भी दी है कि अपन जितने भी सरकारी उद्घाटन हो उसमें इलेक्टेड जो प्रतिनिधि है उसी का नाम लिखा जाए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। बाड़मेर सहित प्रदेश के 7 जिलों के 10 सरकारी अस्पतालों में फर्जी लाभार्थियों के नाम पर करीब 1 करोड़ रुपए के गबन का मामला सामने आया है, जिसे पूर्व कैबिनेट मंत्री और बायतू विधायक हरीश चौधरी ने गंभीर और चिंताजनक बताया। उन्होंने कहा, ये भ्रष्टाचार स्वास्थ्य व्यवस्था की निगरानी और पारदर्शिता पर बड़ा सवाल खड़ा करता है और प्रशासनिक तंत्र की कमजोरियों को उजागर करता है। हरीश चौधरी ने कहा, इतने बड़े स्तर पर फर्जी पंजीकरण और भुगतान से ये स्पष्ट होता है कि निगरानी में गंभीर खामियां हैं। प्रभावी मॉनिटरिंग और जवाबदेही की व्यवस्था न होने से गरीबों के हक का पैसा दुरुपयोग हुआ है।
उन्होंने राज्य सरकार से मांग की है कि इस मामले की निष्पक्ष और गहन जांच की जाए, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही हो और भविष्य में ऐसी घटना दोबारा ना हो। उन्हें रोकने के लिए मजबूत निगरानी तंत्र विकसित किया जाए, जिससे कि स्वास्थ्य सेवाओं के संसाधनों का सही और ईमानदारी से उपयोग सुनिश्चित हो सके। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। सूत्रों के अनुसार प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व ने संभावित उम्मीदवारों का पैनल पार्टी आला कमान को भेज दिया है, जिसमें प्रमुख रूप से सुखजिंदर सिंह रंधावा का नाम सम्मिलित बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि आला कमान ने प्रदेश नेतृत्व से संभावित नामों की सूची मांगी थी, जिसके बाद ये पैनल तैयार करके भेजा गया। इस सीट के लिए भी सीपी जोशी, अविनाश पांडे, पवन खेड़ा सहित करीब आधा दर्जन नेताओं के नाम चर्चा में हैं। वहीं जानकार सूत्र ये भी बताते हैं कि प्रदेश नेतृत्व की सूची में एक वरिष्ठ नेता का नाम भी शामिल ना होने से पार्टी आला कमान भी हैरान है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि कांग्रेस आला कमान राजस्थान से राज्यसभा के लिए किस नाम पर अंतिम मुहर लगाता है। उत्तराखंड में 2026 की चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो गया है। अब श्रद्धालु मोबाइल, कंप्यूटर, मोबाइल ऐप या फिर व्हाट्सएप के जरिए भी घर बैठे अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। प्रशासन ने सभी यात्रियों के लिए पंजीकरण अनिवार्य किया है, जिससे कि भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्थाएं बेहतर की जा सके। इस साल चारधाम यात्रा 19 अप्रैल से शुरू होगी, जबकि यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीया पर खुलेंगे। इसके बाद 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम के सुबह 8 बजे और 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम सुबह 6:15 पर श्रद्धालुओं के लिए इसके कपाट खोल दिए जाएंगे। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन 17 अप्रैल से हरिद्वार और ऋषिकेश सहित कई स्थानों पर बायोमेट्रिक काउंटर्स पर शुरू होगा, ताकि इंटरनेट की सुविधा ना होने वाले श्रद्धालुओं को भी पंजीकरण में कोई दिक्कत ना सके और वो अपनी यात्रा के लिए पंजीकरण सही करा सके। यात्रा से जुड़ी जानकारी और रजिस्ट्रेशन सहायता के लिए सरकार ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, जहां पर यात्रियों को मार्ग, व्यवस्थाओं और दूसरी कई जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। यूपीएससी ने सिविल सर्विस एग्जाम 2025 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है, जिसमें कि चित्तौड़गढ़ से रावत भाटा के अनुज अग्निहोत्री ने ऑल इंडिया टॉप किया है। अनुज अग्निहोत्री पहले भी 2 बार यूपीएससी एग्जाम क्लियर कर चुके हैं। यूपीएससी 2023 में पहले प्रयास में ही उन्हें दिल्ली में एसडीएम के पद पर नियुक्ति मिली थी और अनुज के पिता केबी अग्निहोत्री राजस्थान परमाणु बिजली घर में काम करते हैं। मां मंजू अग्निहोत्री गृहिणी हैं और अनुज ने रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्रीय स्कूल से पढ़ाई की है। 12वीं में 94% उनके नंबर आए थे और अनुज को टेबल टेनिस खेलना भी काफी पसंद है। दूसरे स्थान पर राजेश्वरी सुवे हैं। वहीं तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है एकांश ढुल को। यह लिखित परीक्षा अगस्त 2025 में आयोजित की गई थी, जबकि इंटरव्यू दिसंबर 2025 से फरवरी 2026 के बीच में लिए गए थे। 958 कैंडिडेट्स अलग अलग सर्विसेज के लिए क्वालिफाई हुए थे और पूरा रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट upsc.government.in पर भी उपलब्ध है। जारी रिजल्ट में कुल 180 कैंडिडेट्स आईएएस के लिए चयनित हुए हैं, तो वहीं आईएफएस के लिए 55 कैंडिडेट्स का चयन हुआ है। इधर 150 आईपीएस चुने गए हैं।